हेलो गाइज, वेलकम नेक्स्ट क्लासेज। मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के हाई स्कूल का अध्याय 1 चैप्टर प्रकाश स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं इस पूरे पार्ट को पार्ट बाय पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसके बाद अगला पार्ट, इसके बाद अगले पार्ट में मैं आप लोगों के लिए इतने आसान तरीके से, इतने संक्षिप्त तरीके से इस नोट्स को तैयार किया है ताकि आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप प्रकाश चैप्टर कभी भी नहीं भूल पाएंगे फ्रेंड्स। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अध्याय 1 प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश अध्याय पढ़ेंगे। प्रकाश में कौन से टॉपिक है, कौन से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सब बताया जाएगा। तो पहला चैप्टर है प्रकाश। तो इसमें पहला टॉपिक भी प्रकाश है। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम प्रकाश है तो हमें जानकारी होनी चाहिए वास्तव में प्रकाश होता क्या है, क्योंकि अध्याय का नाम का मतलब ही नहीं पता होगा तो आगे क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। तो ऐसे आप लोग भी जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। रात में प्रकाश नहीं होता तो हम आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो इसलिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। समझे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए, नीचे मैंने 5 गुण लिखे हैं प्रकाश के। कितने? 5 गुण। पहला है प्रकाश की विशेषताओं में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप लोग भी जानते हैं, अगर हम टार्च को जलाते हैं तो उसकी प्रकाश सीधे रोशनी सीधी रेखा में जाती है। इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सेकेंड ट्रिक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फ्रेंड्स, निर्वात में जो प्रकाश की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चल सकता है। समझे फ्रेंड्स? पहला प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तीसरा है प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है। बंडलों से तात्पर्य जिस प्रकार से हम किसी टार्च को जलाते हैं तो वो पहले हल्के, फिर उसके बाद ऐसे बड़ा आकार, एक बंडलों की तरह गोलाकार बड़े होता जाता है, उसी प्रकार बंडलों के रूप में बढ़ता है। इसका मतलब प्रकाश बंडलों की भांति व्यवहार करता है या बंडलों के रूप में चलता है। अगला टॉपिक है फोर्थ, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसका मतलब जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण है वो चलती हैं, उसी प्रकार प्रकाश भी चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये 4 गुण हो गए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद अगला है 5वां, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन आदि गुण पाए जाते हैं। परावर्तन का तात्पर्य लौटने से और अपवर्तन का तात्पर्य विचलित होने से, हट जाने से। तो प्रकाश अगर किसी पृष्ठ पर पड़ेगा तो उससे टकराकर वापस भी आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अपवर्तन, प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़े और अपने मार्ग से विचलित हो जाए। तो प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन आदि का गुण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया प्रकाश की विशेषताएं। अब आगे इसमें जो टॉपिक है एनसीईआरटी के अनुसार, प्रकाश का परावर्तन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया परावर्तन से तात्पर्य लौटने से है। किससे? लौटने से। तो हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए, जब प्रकाश को किसी समतल पृष्ठ पर डाला जाता है तो प्रकाश उस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आता है। इस प्रकार प्रकाश के लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब जब हम प्रकाश को किसी समतल पृष्ठ, जैसे मान लीजिए हम टार्च शीशे पर जलाएं, तो जब हम टार्च शीशे पर जलाते हैं तो कुछ रोशनी शीशे पर पड़ने के बाद ऐसे जितने एंगल से जाती है उतने एंगल से पीछे को चमक उत्पन्न करती है, जिसको हम लोग व्यवहारिक भाषा में चौंधा कहते हैं। या यूँ समझ लीजिए फ्रेंड्स,
अगर हम घामों में मान लीजिए दोपहरिया है, धूप है काफ़ी तेज है, तो हम उसमें अगर शीशे को एकदम सीधे नहीं हल्का तिरछा कर दें तो वहाँ से एक प्रकाश की किरण जो सूर्य भगवान की प्रकाश की किरण है उससे टकराकर फिर लौटेगी। अगर हम किसी शीशे पर प्रकाश को आपतित करते हैं, किसी टार्च से प्रकाश जलाते हैं तो उस शीशे से टकराकर वापस लौटती है। तो ये घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब आइए इसे समझते हैं फिगर में। हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन फिगर पर कैसे समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, आप लोगों के सामने फिगर बना है। ये AB एक समतल पृष्ठ है जिस पर इस टार्च द्वारा प्रकाश की किरण डाली जा रही है और ये किरण जाकर इस पृष्ठ से यहाँ पर टकराती है और ऐसे लौट आती है। तो हमने बताया था कि परावर्तन से तात्पर्य किरण के परावर्तित होने से है, अर्थात लौटने से है। तो परावर्तन क्या है? जब किसी प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर समतल पृष्ठ पर डाली जाती है तो उस पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट आती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जब किसी प्रकाश की किरण को किसी समतल पृष्ठ पर डाली जाती है तो वह किरण उस पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन से तात्पर्य है किरणों के परावर्तित यानी कि लौटने से। समझे फ्रेंड्स? अब आइए देखते हैं, जो किरण प्रकाश टकराने के लिए यहाँ से टॉर्च से निकलती है या जाती है उसे आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली, जो इस पृष्ठ की ओर आ रही हैं। तो ये किरण इस पृष्ठ की ओर आ रही हैं इसलिए इसको आपतित किरण कहेंगे, और ये किरण लौट रही है इसलिए इसे परावर्तित किरण कहेंगे। समझे? ये किरण आ रही है इसलिए इसे आपतित और ये लौट रही है इसलिए ये परावर्तित। उसके बाद ये जो है बीच में जिसके सहारे पर ये समतल पृष्ठ टिका है इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। जिसके सहारे ये समतल पृष्ठ इसके सहारे रुका है इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। ये अभिलंब मैंने इसमें एरो से दर्शाया है। ये n क्या है? अभिलंब है n। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभिलंब और आपतित किरण। देखिए आपतित किरण के बीच आई आपतन कोण बनेगा, आपतन कोण आई, और जो परावर्तित होगी उसके बीच बनेगा परावर्तन। ध्यान से दे, आपतित से आपतन कोण और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। क्योंकि यहाँ आपतित किरण है इसलिए इनके बीच बनेगा आपतन कोण आई, और यहाँ किरण परावर्तित है इसलिए ये कोण इसके बीच बनेगा आर, परावर्तन। समझे? तो ये जो कोण होता है ये जितने एंगल जितने कोण से यहाँ जाती हैं, जितने एंगल से, ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसे जाती हैं तो ये यहाँ से ऐसे निकल आती हैं टकराकर, ये भी उतनी ही एंगल से वापस आ रही हैं। इसलिए कोण आई और कोण आर का मान बराबर होता है। क्या होता है? कोण आई और कोण आर का मान बराबर होता है। इसमें कोण आई आपतन है, स्मॉल आर परावर्तन, ये भी समतल पृष्ठ एन अभिलंब, ये आपतित किरण है, इससे किरण जा रही है टकराकर लौट हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है। अब उसके बाद अगला टॉपिक है कि परावर्तन के नियम क्या है। तो फ्रेंड्स परावर्तन के दो नियम होते हैं स्पेशली। कि कितने नियम हैं? दो। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, जो किरण प्रकाश टार्च से निकली थी आपतित किरण, उसके बाद जो किरण लौटी थी परावर्तित किरण, जाने वाली किरण आने वाली, उसके बाद तथा अभिलंब जिसके सहारे पर पृष्ठ खड़ा था अभिलंब यन, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। मैंने बताया था जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से लौटेगी। अब देखो नियम को इस पर फॉलो कैसे करें। पहला नियम है कि ये आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये तथा ये अभिलंब तीनों देखिए बीच में एक सेंटर पर मिल रहे हैं, एक ही तल में है। तो ये हो गया परावर्तन का फर्स्ट। और सेकंड ला यही है कि जो इस कोण का मान कोण आई बराबर कोण आर होगा, और यही नीचे लिखा है परावर्तन का नियम। समझे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक जगह मिल रहे हैं उस पॉइंट पर। और उसके बाद सेकंड लॉ है आपतन कोण का आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो ये हो गया परावर्तन के नियम। उसके बाद एनसीईआरटी के बेस से अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण।
तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। अगला टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आ गया गोलीय दर्पण। किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल पर कलई या खुरदुरा तथा दूसरा तल परावर्तक तथा चमकदार होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी खोखले गोले का कटा हुआ, मान लीजिए कोई खोखला गोला है और उसको काट दिया गया, तो उसके एक तल पर कलई कर दी जाए, मतलब कोई पॉलिश या पेंट कर दी जाए, और तथा दूसरा जो तल है उस शीशे का, उस कांच के गोले का, वो चमकदार हो। तो इस प्रकार से जो भी आकृति बनेगी वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या? किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल पर कलई या खुरदुरा तथा दूसरा तल परावर्तक तथा चमकदार होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका मतलब किसी कांच के गोले को, खोखले गोले को काटा जाए तथा जो कटा हो भाग प्राप्त हो, उसके एक तरफ कलई या उसको खुरदुरा कर दिया जाए या पेंट लगा दिया जाए तथा दूसरे तल को वैसे ही चमकदार छोड़ दिया जाए, तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब इसको देखते हैं फिगर में कैसे किया। अब देखो फ्रेंड्स, फिगर में मैंने क्या बताया था, गोलीय दर्पण क्या है? किसी कांच के खोखले गोले का, ये देखिए कटा हुआ यह भाग, इस कैंची द्वारा इस गोले को काट दिया गया है। तो परिभाषा थी किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, ये देखो एक यहाँ से काटा गया ये लाइन, एक ये कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ कलई या पेंट लगा है तथा ये जो अंदर वाला है ये जो वैसे है चमकदार है, चिक्कन है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर हम इधर से फ्रेंड्स काटेंगे तो ये देखिए एक तरफ कलई अंदर से चमकदार, तो ये कौन सा बनेगा? अवतल दर्पण। ये देखिए इसको काट कर अलग कर दिया है तो ये अवतल दर्पण बनेगा। उसके बाद अगर इधर से काटेंगे तो अंदर कलई होगी तो ये उत्तल दर्पण बनेगा। तो गोलीय दर्पण क्या है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ कलई लगी होती है, दूसरा तल परावर्तक एवं चमकदार होता है। इधर देखिए, इधर बाहर की ओर है और इस साइड वाले में अंदर की ओर है। तो इस प्रकार से जो आकृति होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आप लोग जान गए होंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार, दो ओर से काटेंगे दो प्रकार बनेंगे, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है अंदर से दबा है और ये बाहर से उभरा है। और ये देखिए ये दबा वाला भाग है और ये उभरा वाला। आप तो इतना तो जानते हैं कि ये जो है अंदर को ऐसे दबा है और ये बाहर को उभरा है जिस पर कलई है, और यहाँ पर कलई वाला अंदर को दबा है और ये जो चमकदार ऊपर, ये खुरदुरा नहीं है, एकदम चमकदार है, ये उभरा वाला है। ये उभरा है बाहर वाला, क्या है? उभरा। इसको कर दें उभरा। तो देखो अवतल दर्पण क्या है, इसका मतलब अवतल दर्पण में फ्रेंड्स उभरा हुआ भाग खुरदुरा होता है और अंदर वाला चमकदार होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये जो अंदर वाला है ये पेंट होता है खुरदुरा, और जो उभरा होता है ये चमकदार होता है, उल्टा होता है। तो फ्रेंड्स अब देखो डेफिनेशन क्या है अवतल दर्पण की। वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल खुरदुरा तथा दबा हुआ तल चमकदार तथा परावर्तक होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब फ्रेंड्स ये देखो ऊपर फिगर है। अब इसका जो मैंने क्या किया है, उभरा हुआ तल खुरदुरा है, तो ये जो उभरा बाहर को उभरा है इसमें देखो कलई लगी है पॉलिश से, तो ये उभरा है, और जो अंदर का है परावर्तक और चमकदार है। तो परिभाषा क्या है? वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल खुरदुरा तथा दबा हुआ तल चमकदार तथा परावर्तक होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। समझे? उसके बाद उत्तल में इसका ठीक उल्टा, इसमें होता है जो दबा हुआ वाला भाग होता है, ये अंदर को दबा है तो ये वाला होता है कलई खुरदुरा होता है। उसके बाद जो बाहर का उभरा हुआ भाग है ये चमकदार होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? तो इसकी परिभाषा नीचे देखेंगे। वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार तथा परावर्तक होता है जबकि दबा हुआ भाग खुरदुरा होता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। समझे? अवतल उत्तल में क्या अंतर है? अवतल में उभरा हुआ तल खुरदुरा होता है और इसमें उभरा हुआ भाग चमकदार होता है, ये अंतर है। समझे फ्रेंड्स? अब उसके बाद अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से, इस जो गोलीय दर्पण है इससे रिलेटेड कौन सी परिभाषाएं हैं, गोलीय दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं। तो फ्रेंड्स ये रहा फिगर। तो मान लीजिए गोलीय दर्पण को हमने दिखाया था कांच के गोले में किस प्रकार से काटते हैं, तो हम अवतल दर्पण को एग्जाम्पल लेके बताएंगे कौन सी परिभाषा है। तो फ्रेंड्स हमने ये अवतल दर्पण बना दिया। उसके बाद ये जो मेन है इसमें मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है? मुख्य अक्ष।
एक सभी दर्पणों में एक मेन रेखा बीच से जाएगी जिसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। सभी दर्पण में एकदम इसके बीच से इसके बीच वाला सेंटर ये है, तो जो बीच से रेखा जाएगी उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे एक गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनने में होता क्या क्या है। तो जो इसका बीच वाला सेंटर इसको हम ध्रुव P कहते हैं। उसके बाद थोड़ी दूरी पर फोकस होता है, इसे हम मुख्य फोकस कैपिटल F कहते हैं। उसके बाद थोड़ी दूरी पर एक बिंदु होता है C जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो देखिए जो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी होती है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, एक दर्पण में ध्रुव, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, और ये जो होता है इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनका हमें डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट भी है, 2 नंबर में पूछा भी जाता है।